हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो फ्रेंड बताना है जड़त्व का माप इनमें से क्या है। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो फ्रेंड खाद्य ऊर्जा को हम मापते हैं कैलोरीज में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के वेग, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये फ्रेंड प्राप्त होती है हमें ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। संवेग बराबर होता है फ्रेंड P इक्वल टू एम इंटू वी, और पूछा है वेग का अनुपात v, तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ठीक है, एक चलती हुई बस है, जब उसमें अचानक ब्रेक लगता है तो फ्रेंड उसमें बैठे हुए यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। ऐसा किस नियम के द्वारा समझाया जा सकता है? तो हम समझा सकते हैं फ्रेंड न्यूटन के प्रथम नियम से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम है जिसे हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ये बोलता है फ्रेंड, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में होगी, अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। यहाँ पर फ्रेंड जो होगा, जो कार होगी या गाड़ी बस होगी, वो तो मोमेंटम में होगी, बट जो हमारा बॉडी होगा वो रेस्ट में होता है। इसलिए जब ये ब्रेक लगता है तो फ्रेंड हमारा बॉडी क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये फ्रेंड रहता है ऑप्शन नंबर बी, 1/10 भाग। समुद्र में प्लवन करते हुए मतलब तैरते हुए आइसबर्ग मतलब बर्फ का जो टुकड़ा होता है, कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है फ्रेंड? ठीक है, तो ये कितना भाग रहता है? 1/10 भाग ऊपर की तरफ रहता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं? तो फ्रेंड दलदली जो सड़कें होती हैं या स्मूथ सरफेस जो होती है, वहां पर फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए हम फिसल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, घर्षण की कमी के कारण। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, स्मूथ सरफेस पे कम हो जाता है, और जो रफ सरफेस होता है वहां पर घर्षण क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टी सेल से प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो फ्रेंड ये होता है प्रकाश ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित वृक्कों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? जो फ्रेंड हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो किस नियम पर वर्क करते हैं, ये हमें बताना है। तो ये काम करते हैं फ्रेंड पास्कल के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है मतलब उसको मिक्स किया जाता है, तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो फ्रेंड आपने देखा होगा, आपने किया भी होगा फ्रेंड, दूध को जब हम क्या करते हैं, मथनी से मथते हैं, तो किस कारण, कौन सा फोर्स ऐसा लगता है कि क्रीम हमारे पास किनारे आ जाती है? तो फ्रेंड ये किस फोर्स के कारण होता है? तो ये होता है अपकेंद्री बल के कारण। ठीक है, दो टाइप के फोर्स होते हैं जब फ्रेंड हमारा सर्कुलर मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। एक होता है टुवर्ड सेंटर, जिसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल, और एक होता है आउट ऑफ द सेंटर, उसे बोलते हैं अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल जो होता है फ्रेंड वो बाहर की तरफ लगता है, इसलिए क्रीम क्या होगी, बाहर की तरफ हमें इकट्ठा मिल जाती है। अगर पूछा जाए फ्रेंड कि जो वॉशिंग मशीन होता है वह किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो वो भी इसी पे काम करता है, अभिकेंद्री बल पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड जो जेट इंजन होता है वो रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो फ्रेंड ये हमारा है 1/6। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किसी तुल्यकारी, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है?
तो फ्रेंड ये होती है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वर्षा की बूंद का आकार गोला किस कारण से होता है? वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो गोल की होती हैं। ऐसा होता है फ्रेंड सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ये गोला दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रेंड है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस। ठीक है, आर्किमिडीज कहाँ के थे? ग्रीस के थे। अगला क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी के स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? तो फ्रेंड जब बर्फ पूरा मेल्ट हो जाएगा तो हमारे पास जो लेवल होगा उतना ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रेंड ये किया है न्यूटन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए फ्रेंड कैपिटल जी का मान कितना होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है कैपिटल जी का मान। और कैपिटल जी का मान फ्रेंड पूरे यूनिवर्स में एक ही होता है, इसका मान चेंज नहीं होता है। जबकि स्मॉल जी जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू। और ये फ्रेंड क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है प्लेस टू प्लेस। मतलब यहाँ पर अगर सेंटर पे देखा जाए तो इसका मान 0 हो जाएगा, अगर पोल पे देखा जाए तो इसका मान बढ़ जाता है स्मॉल जी का मान, जबकि कैपिटल जी का मान उतना ही रहता है हर जगह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का सही मान है? ठीक है, निम्न में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का सही मान है? तो फ्रेंड ये हमारा है 9.8 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 1 हार्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो 1 हार्स पावर होता है फ्रेंड 746 वॉट के। वॉट किसकी यूनिट है फ्रेंड? पावर की यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? मतलब सभी वस्तुएं पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं, ऐसा न्यूटन से पहले किसने बता दिया था फ्रेंड? तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा उष्मा का यूनिट है? जूल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। तो फ्रेंड जूल जो है उष्मा की यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड बात की जाए ओम की, तो ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट, वोल्ट होती है वोल्टेज की यूनिट, एम्पियर होती है करंट की यूनिट। अगर पूछा जाए ओम, वोल्ट और एम्पियर में रिलेशन क्या होता है, तो V बराबर IR, जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? मतलब कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होगा? तो फ्रेंड ये हमारा है -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में हमें बताना है। तो फ्रेंड फ़ारेनहाइट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140। ठीक है, 140 डिग्री हो जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड बता दें कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो रिलेशन होता है उससे आप निकाल लीजिएगा F-32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू C/5, जहां पर F हमारा फ़ारेनहाइट है, -32/9 इक्वल टू C हमारा सेल्सियस है। इसमें आप यहाँ पर 60 रख करके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 140। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने वाला है, पृथ्वी के अधः सतह में जल का क्या तापमान होगा? ठीक है, तो बताना है कि बर्फ जमने वाली है फ्रेंड इसी झील में, झील के अधः सतह में जल का टेम्परेचर क्या होगा ये हमें बताना है। तो जल का जो टेम्परेचर होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा फ्रेंड। ठीक है, इसलिए जब सरफेस पे पानी पूरा जमा होता है फ्रेंड यहाँ पर, तो नीचे जो मछलियां होती हैं
वो तब भी जिंदा होती हैं, क्योंकि जो नीचे का टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का सर्वोत्तम चालक है? इनमें बताना है फ्रेंड, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक यहाँ पर है पारा। बाकी लकड़ी और चमड़ा जो है वो बैड कंडक्टर है फ्रेंड, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संप्रेषण के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो फ्रेंड ये कहलाता है संवहन। अब आपको ये समझ नहीं आएगा ये होता क्या है, तो फ्रेंड जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होते हैं, उनके बीच में स्पेस कम होता है फ्रेंड। मान लीजिए कोई सॉलिड है, यहाँ पर हम उसको हीट कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफर करते करते यहाँ पर पहुँचा देगा, तो यहाँ पर भी हीट आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेंड संवहन, मतलब कंडक्शन बोलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होगी? मतलब किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होगी ये बताना है फ्रेंड। तो ये पैदा होगी भाप, ठीक है, क्योंकि भाप की जो लैटेंट हीट होती है वो ज़्यादा होती है इन सबसे। नेक्स्ट हमारा है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व, मतलब जो उसका क्वथनांक होगा उसके पूर्व ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं फ्रेंड वाष्पीकरण, ठीक है। उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो क्या कर रहा है, वेपर में बदल जा रहा है, इसे बोलते हैं वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो फ्रेंड ऊष्मा गति का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? ठीक है, बताना है किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। तो फ्रेंड जल की जो है ऊष्माधारिता अधिक है। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए आपेक्षिक ऊष्मा को किसी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो ताप परिवर्तन बिना किसी ताप, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, फिर भी कोई द्रव क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, करने के लिए जो आपेक्षिक ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे फ्रेंड वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा होता है? ये बताना है फ्रेंड। इस समय गर्मियां चल रही हैं, आप घड़े का पानी पी रहे होंगे, तो बताइए इनमें से किस कारण जो घड़े का पानी होता है फ्रेंड वो ठंडा क्यों होता है? तो ये होता है वाष्पीकरण के कारण। देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास सुराही है, जब इसमें पानी रखते हैं तो इसमें टीनी पोर्सेस, बहुत स्मॉल होल्स होते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर जब बाहर की गर्मी लगती है तो यहाँ पर जो गर्म होगा पानी वो क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, बाहर की तरफ चला जाएगा और अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस कम बना रहेगा फ्रेंड बाहर के टेम्परेचर से, ठीक है। जो भी पानी गर्म होगा यहाँ पर वो क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, इसलिए जो घड़े में पानी रखा होता है वो ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड जो परभक्षी होते हैं रात में जो उड़ते हैं फ्रेंड शिकार करने के लिए और बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ एवं डॉल्फिन किस परिघटना का यूज करते हैं? तो यूज करते हैं फ्रेंड इको का, प्रतिध्वनि का निर्धारण का, ठीक है। इको मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये जनरेट करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड जो रिफ्लेक्ट बैक होकर के आके पता चलता है कि इनका प्रे, मतलब जो ऑब्जेक्ट है जिसको ये खाने वाले हैं वो कहाँ पर है, या बाधाओं का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। और ये फ्रेंड जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अगर हमसे पूछा जाए इको जनरेट करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 7.2 मीटर, जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिध्वनि। और फ्रेंड जो ये साउंड क्रिएट करते हैं वो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है, ठीक है, जो चमगादड़ और डॉल्फिन जनरेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ठीक है, टेम्परेचर हमारा 20 है, तो बताना है किस माध्यम में ध्वनि की जो चाल है वो अधिकतम होगी, ये बताना है फ्रेंड। तो ये होगी लोहा में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड।
अब देखिए लोहे में ही ज्यादा, क्योंकि पहले जान लेते हैं कि ध्वनि की स्पीड नॉर्मल कितनी होती है, ये होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है, कहीं कहीं 36-40 भी दे रखा होता है। तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है फ्रेंड, यहाँ पर डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, लोहे की। ठीक है, तो साउंड सबसे फास्ट ट्रेवल करता है किसमें, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डेंस है वो हमारा लोहा है, इसलिए इसमें ध्वनि की स्पीड क्या होगी, अधिकतम होगी। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनमें से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, ये बताना है। तो ये होता है फ्रेंड ध्रुवण। पोलराइजेशन जो होगा फ्रेंड वो ध्वनि के द्वारा नहीं हो सकता, बाकी विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन सभी हो सकता है ध्वनि तरंगों के द्वारा। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये हमें बताना है फ्रेंड। तो ये होते हैं परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जो साउंड रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है इसे हम बोलते हैं प्रतिध्वनि या इको। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। जब भी रेलगाड़ी फ्रेंड दूर रहती है तो उसकी सीटी हमें धीमे सुनाई देती है, जैसे जैसे वो पास आती है उसकी सीटी की ध्वनि क्या होती है, तेज होती जाती है। ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो इसे हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया फ्रेंड, लगभग 20 डिग्री के तापक्रम में किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, तो ये फ्रेंड लोहे में होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है, तो फ्रेंड इसकी खोज की है मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है, मैक्सवेल ने की है। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लग जाता है, तो ये लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड लग जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पानी में डुबोई एक छड़ी किसी संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो ये प्रतीत होती है फ्रेंड अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब अपवर्तन क्या होता है फ्रेंड, अब परावर्तन क्या होता है समझ लीजिए पहले। ये हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, अगर इस पे कोई लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट बैक होकर के सेम मीडियम में वापस हो रही है तो इसे बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, इसे बोलते हैं परावर्तन। और अपवर्तन क्या होता है फ्रेंड, लाइट एक मीडियम से, मान लीजिए यहाँ पर वायु है, मतलब हवा है, और नीचे पानी है। ठीक है, तो वायु से जब पानी में आती है तो लाइट क्या होती है, हल्की सी बेंड हो जाती है फ्रेंड। ठीक है, जब रेयरर से डेंसर की तरफ आती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन आपने समझा कि जब सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो उसे बोलते हैं परावर्तन, और जब एक मीडियम से मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आई होप क्लियर होगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, मतलब जो उसका रियल डेप्थ है वो ना होकर के थोड़ा हमें ऊपर दिखाई देता है। ऐसा किस कारण होता है, तो फ्रेंड ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है, तो फ्रेंड ये कहलाती है परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बोल रहा है क्रांतिक कोण से अधिक, अगर क्रांतिक कोण से कम होता फ्रेंड तो ये हमारा होता अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है। ठीक है, आपने देखा होगा फ्रेंड कि सूर्य जब उगता है तब भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल दिखाई देता है। ऐसा किस कारण होता है, तो ये होता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 44 है, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो फ्रेंड कार या बाइक में पीछे की तरफ देखने के लिए जो मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा मिरर होता है, तो ये होता है उत्तल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा।
अगर पूछे नाई कौन सा यूज करता है या डॉक्टर्स जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा यूज करते हैं फ्रेंड, वो यूज करते हैं अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 45 है, कार चलाते समय पीछे यातायात के देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं। सेम ही क्वेश्चन हो गया फ्रेंड, तो यूज करते हैं हम उत्तल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा 45 का। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री पर आनत किया जाए और बीच में खड़ा कर दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, ये बताना है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, यहां पर देखिए कोई इंक्लिनेशन है, दो हमारे पास मिरर है जो इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे। ठीक है, इसके बीच में कोई आदमी खड़ा है तो उसके प्रतिबिंब कितने दिखाई देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। ये नंबर ऑफ प्रतिबिंब निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितना एंगल है 360 डिवाइडेड बाई कितना एंगल बना रहा है फ्रेंड 60 माइनस 1, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 माइनस 1। ठीक है, 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कितने बनेंगे फ्रेंड 5 बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है। ठीक है, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है ये हमें बताना है फ्रेंड। तो ये है ऑप्शन नंबर सी समांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रित दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है फ्रेंड, तो बताना है। तो ये हमारा होगा लाल और हरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंड, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है। तो कैमरे में उपयोग करते हैं फ्रेंड उत्तल लेंस का। ठीक है, अब देख लीजिए जो उभरा हुआ होता है फ्रेंड, बाहर की तरफ अगर उभरा है, ठीक है, अंदर की तरफ पॉलिशिंग है, तो इसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस। और अंदर की तरफ गहरा है, ठीक है, यहाँ पर पॉलिशिंग है, तो इसे बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है, ये दर्पण है फ्रेंड, ऐसे हमारे पास लेंस बन जाएगा। ये बना दे रहा हूं मैं, देखिए ये पास। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फ्रेंड उत्तल लेंस। बात करें अवतल लेंस की तो ये हो गया हमारा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल देखिए अब इसे बोलते हैं, यहाँ पर अगर बहुत सारी लाइटें आ रही है तो एक क्या करेंगी, एक ही पॉइंट पर हमें मीट कराएंगी। बाकी इसमें क्या होंगी, एक लाइट को करेंगे तो फ्रेंड क्या होंगी, स्कैटर हो जाती है इसमें अवतल में, और उत्तल में क्या होती है, एक ही पॉइंट पर हमें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड, नेत्रदाता में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, मतलब कौन सा पार्ट दान किया जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, तो हम क्या दान किया जाता है फ्रेंड, कॉर्निया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं ना नेत्रदान महादान होता है। अगर आपको इच्छा हो तो आप भी दान कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई इसमें गलती हुई हो तो फ्रेंड आप हमें कमेंट बॉक्स में उसको बताइए। थैंक यू।